वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने केस स्टडीज और कुछ इंपॉर्टेंट केस केस स्टडीज जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम लोगों ने करा था, तो आइए हम लोग आज यूनिट नंबर थर्ड के अंदर कुछ और भी करने वाले हैं। इसमें दोनों मिक्स होंगे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे और कुछ डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होंगे और कुछ केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो आइए सभी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए सारे ही क्वेश्चंस को हम लोग एक बार करेंगे बच्चे। आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, और इस चैनल पे मैंने जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी केस स्टडीज अपलोड किया हुआ है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले जाकर के उसको देखिए। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम जो है मई 2025 में है और अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट, सारे सिलेबस मैंने इस चैनल पर अपलोड किया हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाकर के देख सकते हैं और जितना हो सके इसको शेयर करें बच्चे, ठीक है। और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की बात करें बच्चे, तो यहां पर हम लोग आइए यूनिट नंबर थर्ड के अंदर हम लोग ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 शॉर्ट एग्जाम ओरिएंटेड 60 to 70 वर्ड्स के होते हैं विथ सेक्शन नंबर एंड करेक्ट प्रोविजंस। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने है, हम लोग इसको देखेंगे। व्हेन डज ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर टू बायर। पहला सवाल ये है कि कब ओनरशिप, ओनरशिप की अगर बात करें प्रॉपर्टी इन द गुड्स यानी प्रॉपर्टी की बात की जाती है, व्हेन डज ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू द बायर, कब किया जाता है। एक्सप्लेन विद रिलेवेंट सेक्शन, आपको सेक्शन के साथ कोड करना है बच्चे। तो आपको यह बताना है कि ओनरशिप ऑफ गुड्स कब ट्रांसफर किया जाता है बायर को, इसके बारे में बताना है रिलेवेंट सेक्शन के साथ। तो आइए बच्चे सबसे पहले हम लोग प्रोविजन की बात करें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 of the sale of goods act 1930, ownership of goods transferred at the time, ownership of goods transfer at the time intended by both parties, जहां पर both parties एग्रीज हो जाएंगे एज पर सेक्शन 18 फॉर अनअसर्टेन गुड्स। अगर गुड्स मैंने टाइप्स ऑफ गुड्स के अंदर बताया था, स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, मैंने एज सर्टेन गुड्स क्या होता है, अनअसर्टेन गुड्स क्या होता है बच्ची, इन सभी के बारे में मैंने बताया था। तो यहां पर ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ इंटेंडेड बाय बोथ पार्टीज एज पर सेक्शन 18 ऑफ द फॉर अनअसर्टेन गुड्स। गुड्स कैसा है, अनअसर्टेन है। गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड और एग्रीड अपॉन, यानी ये अनअसर्टेन गुड्स है। ओनरशिप डज नॉट पास अंटिल दे आर असर्टेन, जब तक ये गुड्स कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये गुड्स प्रिपेयर नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, तब तक हम इसको क्या करेंगे बच्चे, क्या ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, नहीं करेंगे। बट अगर ये गुड्स अगर स्पेसिफिक की केस होती है, अगर गुड्स स्पेसिफिक है, गुड्स अगर सर्टेन है, तो उस कंडीशन में हम इमीडिएटली ट्रांसफर करते हैं। बट यहां पर गुड्स कैसा है बच्चे, अनअसर्टेन है, तो गुड्स जब तक बनेगा नहीं, जब तक कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ओनरशिप कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। आइए बच्चे कंक्लूजन की बात करें। द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एंड द टाइप ऑफ गुड्स, यानी टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करें तो या तो स्पेसिफिक और अनअसर्टेन डिटरमाइन व्हेन ओनरशिप ट्रांसफर, व्हेन ओनरशिप ट्रांसफर, कब ओनरशिप ट्रांसफर किया जाएगा उस बात पे निर्भर करता है। आई बात समझ में, क्लियर है बच्चे? प्रश्न नंबर 1 आपका क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। आइए, व्हाट इज द रूल ऑफ नेमोडेट क्विड नॉन हैबिट, का मतलब क्या होता है, ये लॉ का वर्ड है। नेमोडेट क्विड नॉन हैबिट का मतलब क्या होता है और इसके क्या अपवाद है, एक्सेप्शंस क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक रूल है। यहां पर कहा जा रहा है जो गुड्स के ओनर नहीं है वो उस बेटर टाइटल कैसे ट्रांसफर करेगा। गुड्स आपका नहीं है, आप गुड्स के ओनर नहीं है, मालिक नहीं है, और उसको कैसे आप सही तरीके से बेच सकते हैं। तो आइए प्रोविजन की बात करें बच्चे। अंडर सेक्शन 27 द जनरल रूल इज नेमोडेट क्विड नॉन हैबिट का मतलब होता है नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव, जब जो अधिकार आपके पास है ही नहीं, यानी नॉन ओनर कैसे एक वैलिड ट्रांसफर कर सकता है। द नॉन ओनर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल, जो गुड्स के ओनर नहीं है वो कैसे एक गुड्स को वैलिड टाइटल या बेटर टाइटल कैसे ट्रांसफर कर सकता, नहीं कर सकता। बट कंक्लूजन की बात करें, हाउएवर एक्सेप्शंस एग्जिस्ट, बच्चे यहां पर कुछ एक्सेप्शंस बताया गया है। जैसे अगर गुड्स को सेल किया जा रहा है मर्केंटाइल एजेंट के थ्रू,
तो माना जाएगा। एस्टॉपल के थ्रू, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, ज्वाइंट ओनर्स, अनपेड सेलर और अंडर द एक्ट सेक्शन 28 से लेकर के 30 और 54। समझ में आ गया। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जनरल रूल ये कहता है कि जो गुड्स के रियल ऑनर नहीं है वो कैसे एक बेटर और वैलिड टाइटल कैसे ट्रांसफर कर सकता है। बट इसके एक्सेप्शंस में कुछ चीजें बताई गई हैं कि यहां पर कोई अगर मान लीजिए मर्चेंटाइल एजेंट है, अगर वो सेल अगर करता है तो वैलिड माना जाएगा, स्टॉपल के थ्रू होगा, या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या ज्वाइंट ओनर्स के केस में तो ऐसा हो सकता है। ये एक्सेप्शनल केस है बच्चे, बाकी जनरली ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने है बच्चे, आइए हम लोग देखेंगे। व्हेन डज रिस्क पास फ्रॉम सेलर टू बायर, रिस्क कब ट्रांसफर किया जाता है सेलर से बायर की ओर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो आइए बच्चे एज पर प्रोविजन की बात करें, एज पर सेक्शन 26 अनलेस अदरवाइज अग्रीड रिस्क पासेस विथ ओनरशिप। मैंने बताया था कि रिस्क हमेशा फॉलो करता है ओनरशिप को, प्रॉपर्टीज, अंटिल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड द गुड्स आर एट द सेलर रिस्क। जब तक यहां पर गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा तब तक सेलर का ही रिस्क रहेगा। वंस द ओनरशिप पासिस, ओनरशिप जिसका रहेगा रिस्क उसी का रहेगा, रिस्क शिफ्टेड टू द बायर। एक बार अगर ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया जाता है अगर बायर को, तो उस कंडीशन में यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, इवन इफ डिलीवरी इज पेंडिंग। बच्चे चाहे डिलीवरी पेंडिंग क्यों ना हो, लेकिन अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है मतलब रिस्क ट्रांसफर हो चुका है। कंक्लूजन, रिस्क फॉलोज ओनरशिप अनलेस देयर इज अ सेपरेट अग्रीमेंट और वन पार्टी इज फॉल्ट और डिलीज। आई बात समझ में बच्चे, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, डिफाइन द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बच्चे गुड्स का डिलीवरी का मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होता है, और उसके बाद कुछ हम टाइप्स की बात करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चे यहाँ पर डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशंस। तो यहाँ पर वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम सेलर टू बायर, इट कैन बी एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या होता है, जहां पर फिजिकल हैंडओवर की जाती है गुड्स को। सिंबॉलिक का मतलब सिंबल के थ्रू यहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, हैंडलिंग ओवर अ सिंबल लाइक वेयर हाउस कीज। कंस्ट्रक्टिव की बात करें बच्चे, यहां पर एक्नॉलेजमेंट बाय थर्ड पार्टीज होल्डिंग द गुड्स। उसके बाद कंक्लूजन की बात करें बच्चे, डिलीवरी इंश्योर बायर कैन एक्सरसाइज कंट्रोल। डिलीवरी इन चीजों को इंश्योर करता है कि यहां पर बायर कैन एक्सरसाइज द कंट्रोल एंड डज नॉट ऑलवेज मींस द फिजिकल हैंडओवर। यहां पर फिजिकल हैंडओवर नहीं होता है। आई होप आपको ये डिलीवरी टाइप्स ऑफ डिलीवरी गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिलीवरी क्या होता है, सभी चीजों के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न के ऊपर आगे बढ़ेंगे। आइए उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने है। व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। जब यहां पर गुड्स डिलीवर तो किया जाता है बट करेक्ट क्वांटिटी में नहीं किया जाता, या तो एक्सेस कर दिया जाएगा या तो शॉर्ट किया जाएगा। तो आइए उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बच्चे यहां पर हम लोग बात करेंगे अंडर सेक्शन 37 इफ अगर लेस क्वांटिटी ऑफ डिलीवर्ड, मान लीजिए मंगवाया था आपने 100 पिज्जा, आपने मंगवाया था, मान लीजिए यहां पर 100 पिज्जा आपने मंगवाया था, आपके पास कितना आ गया, 80 आ गया। अब क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, तो बायर कैन रिजेक्ट, बायर चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है एट अ कॉन्ट्रैक्ट रेट, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास 100 आपने मंगवाया था, आपके पास 120 पिज्जा आ गया, अब क्या करेंगे, तो बायर कैन एक्सेप्ट करेक्ट अमाउंट, या तो बायर 100 पिज्जा एक्सेप्ट करेगा, बाकी 20 जो है उसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर सकता है, या एक्सेप्ट ऑल एंड पे अकॉर्डिंगली, या तो क्या कहेगा चलो कोई बात नहीं, जब आपने 120 ले ही आया है तो कोई बात नहीं, इसका पेमेंट ले लो आप। और जब मिक्स्ड आता है बच्चे तो क्या होता है, तो बायर कैन एक्सेप्ट करेक्ट पार्ट एंड रिजेक्ट रेस्ट। तो यहां पर बायर क्या करता है, जितना उसने मंगवाया है जो करेक्ट पार्ट है उसको एक्सेप्ट करता है, बाकी को रिजेक्ट करता है, रेस्ट ऑफ, और रिजेक्ट या ये चाहे तो सभी को रिजेक्ट कर सकता है, चाहे या तो रेस्ट को रिजेक्ट करेगा या तो पूरी के पूरी को रिजेक्ट कर सकता है। बायर हैज discretion in cases of incorrect quantity unless uses of trade or contract says otherwise। कॉन्सेप्ट आई बच्चे समझ में, क्लियर है पॉइंट्स, ये प्रश्न समझ में आ गया। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे रॉन्ग क्वांटिटी अगर गुड्स डिलीवर किया जाएगा तो उसके लिए क्या रूल्स रिगार्डिंग है। चलिए बच्चे आगे हम लोग बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे कुछ हम लोग केस स्टडी से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए बच्चे, तो यहां पर केस स्टडी 6 क्वेश्चन नंबर
6 से लेकर के 10 तक हम लोग देखेंगे। आइए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड इन स्पेसिफिक गुड्स। आइए देखेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम पढ़ते हैं। आइए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया है उसको पढ़ेंगे। राहुल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद A1 इलेक्ट्रॉनिक टू बाय अ टेलीविजन दैट करेंटली ऑन डिस्प्ले। ही पेज द full amount and a request delivered next week. Meanwhile, a fire break out at the store and destroy the टीवी। यहां पर टीवी डिस्ट्रॉय हो चुका है। राहुल डिमांड्स अ रिफंड। राहुल क्या कह रहा है? डिमांड के लिए, रिफंड के लिए डिमांड कर रहा है। बट द सेलर रिफ्यूजेस टू, बट यहां पर सेलर मना कर रहा है। सेइंग द ओनरशिप है ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। ये कह रहा है कि ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। हु इज लाइबल फॉर लॉसेस। तो सवाल ये उठता है कि यहां पर लॉस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आइए बच्चे हम लोग यहां पर देखेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे इस चीज को। आइए यहां पर बात करना है। आइए तो यहां पर हम लोग देखेंगे, राहुल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद A1 इलेक्ट्रॉनिक टू बाय अ टेलीविजन दैट करेंटली ऑन डिस्प्ले। ही पेज द फुल अमाउंट। पूरे के पूरे पैसा दे चुका है। एंड रिक्वेस्ट डिलीवर नेक्स्ट वीक। ये कह रहा है कि पेमेंट तो मैं पूरा ही कर रहा हूं, लेकिन डिलीवर नेक्स्ट वीक करना। और उसी कंडीशन में मेलवाइल क्या हो रहा है? फायर ब्रेक आउट ऑफ द स्टोर एंड डिस्ट्रॉय हो जाता है टीवी। तो उस कंडीशन में मुझे ये बताओ, राहुल कह रहा है कि मुझे रिफंड करो, बट सेलर रिफ्यूज कर रहा है, यहां पर पेमेंट नहीं दे रहा, ये कहते हुए कि ओनरशिप हैज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। अब बताओ ये लॉस किसका होगा? तो आइए हम लोग इसको आंसर देखते हैं बच्चे, इसको हम लोग देखेंगे। आइए आइए बच्चे यहां पर देखिएगा, फोकस बनाए रखिएगा आप। आइए तो हम लोग इसको देखेंगे सबसे पहले एक बार। आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। आइए आइए बच्चे, तो प्रोविजन की बात करें, प्रोविजन क्या कहता है उसके बारे में समझेंगे। एज पर सेक्शन 20, हम सेक्शन 20 की बात करें बच्ची, यहां पर ये कह रहा है इफ देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। बच्ची जहां पर एक अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। एज पर सेक्शन 20, इफ देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक इन goods in a deliverable state, the property passes when the contract is made। बच्चे ध्यान रखिएगा, फिर से इस लाइन को पढ़ेंगे। एज पर सेक्शन 20, इफ देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, तो प्रॉपर्टी पासेस व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर किया जाता है? जब कॉन्ट्रैक्ट बनाई जाती है। इवन इफ डिलीवरी और पेमेंट इज, इवन इफ डिलीवरी और पेमेंट इज deferred under the 26 section 26, risk always passes with the ownership। तो आइए हम लोग देखेंगे, कंक्लूजन को हम लोग पढ़ेंगे। ओनरशिप हैड पास टू द राहुल। बच्चे यहां पर ओनरशिप किसको दे दिया गया है? राहुल को दे दिया गया है। तो राहुल व्हेन द सेल वाज मेड, बच्चे यहां पर सेल मेड हो चुका है। दस ही वियर द रिस्क, द सेलर इज नॉट लाइबल एंड रिफंड इज नॉट ड्यू। द सेलर इज नॉट लाइबल एंड रिफंड इज नॉट ड्यू। समझ में आ गया? ये गुड्स कैसा है यहां पर? इफ देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, ये कैसा गुड्स है? स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में है। तो यहां पर जिस टाइम पे प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर हो जाएगी जब ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर होती है। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल सिचुएशन समझ में आ गई होगी बच्चे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे बच्चे। आइए अगला सवाल आपके सामने है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। जब कई बार क्या होता है, गुड्स आपको अप्रूवल बेसिस पे सेंड करना होता है कि देखिए जी, अगर आप ये गुड्स मैं आपके शॉप पे रख रहा हूं, अगर सेल हो जाएगा तो ठीक है, अगर सेल नहीं होता है तो हमें रिटर्न कर देना, सैंपल के तौर पे रखा जाता है। तो आइए बच्चे, जब हम लोग यहां पर बात करेंगे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, तो इसको प्रॉब्लम को हम लोग समझेंगे। आइए तो रिया रिसीव्ड अ डिजाइनर, रिया रिसीव्ड अ डिजाइनर लहंगा फ्रॉम बुटीक ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस 10 days। सी नाइदर रिटर्न, न तो उसने रिटर्न करा, नर कॉन्ट्रैक्ट द बुटीक आफ्टर द पीरियड। ऑन 12th day द बुटीक डिमांड फॉर पेमेंट, रिया रिफ्यूज्ड, saying she never approved the purchase।
सी इज लाइबल टू पे। अब बताइए मुझे, यहां पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। रिया जो है रिसीव करी है एक डिजाइनर लहंगा फ्रॉम कहां से, फ्रॉम अ बुटीक ऑन अ सेल और रिटर्न। कितना दिन का पीरियड, कितने दिन का है, 10 दिन का समय दिया गया है। न तो उसने अभी तक यहां पर कुछ एक्नॉलेज करा है, ना तो रिटर्न करा है, ना तो एक्सेप्टेंस का कोई मैसेज दिया है। और यहां पर क्या हो गया बच्चे, 10 दिन का पीरियड खत्म हो चुका है। अब यहां पर देखेंगे 12वें दिन में क्या हो रहा है। अब तक बुटीक डिमांड कर रहा है पेमेंट, तो यहां पर रिया मना कर रहा है, यहां पर मना कर रहे हैं, ये कहते हुए कि नेवर अप्रूव द परचेज, हमने अप्रूव नहीं करा है। क्या सी इज लाइबल टू पे, क्या वो पे कर सकती है? चलिए पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू provision, according to section 24 of ownership passes in case of sales, ownership passes in case of goods sent on approval और return basis when, कुछ कंडीशन बताई गई है बच्चे। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर दिया जाएगा तो इस कंडीशन में रिया इज लाइबल टू पे। तो आइए इसको पढ़ेंगे। चलिए, तो क्या कह रहा है, द बायर, समझिएगा, द बायर एक्सेप्ट और एडॉप्ट द ट्रांजेक्शन। बायर ने ऐसा एक्टिविटी शो करा है जिससे कि यह साबित हो रहा है कि गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है, एडॉप्ट कर लिया गया ट्रांजेक्शन को। सेकेंड, द बायर रिटेन द गुड्स बियॉन्ड द फिक्स टाइम। 10 दिन का समय दिया गया था, 12 दिन तक आप अपने पास रख चुके हो विदाउट रिजेक्टिंग देम, ना तो आपने वापस करा है और 12 दिन तक आप अपने पास रखे हुए हो। द बायर डज एनी एक्ट, अगर बायर कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करता है जिसे ट्रीट किया जाएगा कि गुड्स एक्सेप्टेड है, तो ये एक्सेप्टेड माना जाएगा। तो कंक्लूजन की बात करें, रिया रिटेन द गुड्स बियॉन्ड 10 डेज। बच्चे यहां पर 10 दिन का पीरियड था, 12 दिन तक वो अपने पास गुड्स रख रखे हैं विदाउट रिजेक्शन, बिना रिजेक्ट किए। सो ओनरशिप पासिश, ओनरशिप पास्ड हो चुका है। सी इज लाइबल टू पे फॉर द लहंगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए लाइबल है क्योंकि सेल ऑन रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस का कंडीशन को सेटिस्फाइड किया जा रहा है, इसीलिए क्या कर सकते हैं यहां पर, तो रिया इज लाइबल टू पे। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे? बढ़ सकता हूं आगे? चलो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 8 है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय मर्चेंटाइल एजेंट। अब मैंने अभी जस्ट बताया था, नेमो डट वुड नॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल। जो एक ओनर होते हैं, एक रियल ओनर होते हैं, वही एक बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए पढ़ेंगे। मिस्टर टी गिव्स हिज बाइक टू अ ट्रेडर, अ रजिस्टर्ड एजेंट, फॉर डिस्प्ले ओनली विथ इंस्ट्रक्शन नॉट टू सेल इट बिलो 60,000, ये बताते हुए कि देखो जी 60,000 से नीचे मत बेचना। एजेंट ने इसको बेच दिया कितने में, एजेंट ने सेल कर दिया इसको 50,000 में विदाउट इन्फॉर्मिंग। अब यहां पर समझो, एस बाइज इन गुड फेथ। बच्चे यहां पर एस ने जो परचेज करा है ये गुड फेथ में है, अनअवेयर ऑफ द प्राइस रिस्ट्रिक्शन। इसको ये नहीं पता था कि जो इसके रियल ऑनर है उन्होंने 60,000 का प्राइस रखा है, ये तो 50,000 में परचेज कर लिया है। अब मिस्टर टी नाउ डिमांड द बाइक बैक फ्रॉम एस, एस इज राइट ओनर। अब बताओ, एस इज अ राइटफुल ओनर। आइए हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो प्रोविजन की बात करते हैं बच्चे, आइए सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27, if mercantile agent sell the goods in a ordinary course of business and the buyer act in a good faith without notice of restriction, buyer gets a good title। बच्चे बायर को तो एक सही टाइटल प्राप्त हुआ है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि इसकी रियल में ऑनर कौन है। समझ गया? इवन इफ द एजेंट एक्सीडेड हायर देयर अथॉरिटीज। तो कंक्लूजन की बात करें, एस इज a bona fide purchaser from the mercantile agent, ownership has passed the Mr. and Mr. T cannot reclaim the bike from S। तो रिक्लेम नहीं कर सकता एस से, क्योंकि यहां पर एस जो है गुड फेथ में रह करके उसे नहीं पता था, वो तो सही है, उसे क्या पता है। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए अगला प्रॉब्लम आपके सामने है यहां पर स्क्रीन पे, रिस्क फॉलो ओनरशिप।
आपको ये बात पता है बच्ची? तो इससे रिलेटेड एक बार हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखते हैं। एक्स अग्री टू सेल 100 टन्स ऑफ व्हीट टू वाई stored in a godown. Y makes a full payment but asks X to keep the goods for 5 more days. On third day, the godown is flooded and wheat is destroyed. Y blame X and ask for refund. Who is responsible for the loss? आइए फिर से एक बार पढ़ेंगे। X agree to sell 100 tons of wheat to Y stored in a godown. Y makes a full payment but ask X to keep the goods for a 5 more days. 5 दिन के लिए और रख दो। ऑन थर्ड डे गोडाउन में क्या हुआ? फ्लड आया और जिससे सारे के सारे वीट क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गया। अब बताओ मुझे, वाई ब्लेम कर रहा है एक्स को, आस्क फॉर रिफंड हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस। यहां पर लॉस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में बताएंगे। तो प्रोविजन अंडर सेक्शन 26 रिस्क पासिस टू बायर वंस ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इवन इफ डिलीवरी इज पोस्टपोन। डिलीवरी पोस्टपोन होने से फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर रिस्क ट्रांसफर किसको हो चुका है उसके बारे में, अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट सेज अदरवाइज। तो कंक्लूजन की बात करें, सिंस द गुड्स वर स्पेसिफिक एंड पेड फॉर ओनरशिप एंड रिस्क पासिस टू वाई, देयरफॉर वाई बियर द लॉस एंड एक्स इज नॉट लाइबल। एक्स यहां पर लाइबल नहीं रहेगा क्योंकि यहां पर क्या हो चुका है? ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, तो यहां पर वाई इज रेस्पॉन्सिबल। ओनरशिप एंड रिस्क पासिस टू वाई, देयरफॉर वाई बियर द लॉस एंड एक्स इज नॉट लाइबल। चलिए आइए हम लोग बात करेंगे डिलीवरी बाई थर्ड पार्टी यानी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए यहां पर पढ़ेंगे। ए सेल्स 500 bags cements to B, which are lying in a warehouse of C. A instructs C to deliver the goods to B. C agrees and enter into transaction in his records. B later denies receiving the goods, claiming no physical delivery was made. Has delivery taken place? तो आइए हम लोग पढ़ेंगे बच्चे। एज पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 3 when the goods are held by third party, goods यहां पर किसके अंडर है? थर्ड पार्टी। हम उसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। टेक्स प्लेस when that third party is acknowledged to the buyer that hold the goods on a buyer behalf. तो कंक्लूजन की बात करें, since C acknowledged B as the owner and recorded it, constructive delivery is complete. B's denial is invalid. B का जो यहां पर डिनाइल क्या है बच्चे? इनवैलिड माना जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? तो इस तरह से सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सारी चीजें मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने केस स्टडीज भी करा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने कराया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का भी हमने कराया है, बाकी और भी एक्ट का है जो है हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे, अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहां तक आप लोग रिवाइज करोगी। मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले क्लास, अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।